गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन जो है वो ब्रेन अटैक के बारे में पढ़ रहे थे, या CVA सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स क्या होता है उसके बारे में अपन ने ब्रीफिंग की थी कि भैया जो अपना ब्रेन है उसको अगर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो रही है या ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो रही है, उसी को अपन ने ब्रेन अटैक या स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट नाम दिया था। ठीक है, किस प्रकार से हो रहा था, कितने प्रकार का था, ये अपन ने इसमें चर्चा की थी, जिसमें अपन ने 2 टाइप्स देखे थे। पहला अपन ने देखा था इस्चेमिक के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि भैया ये 80% को कवर करता है, क्या क्या इसकी ईटियोलॉजी हो सकती हैं। दूसरा अपन ने देखा था हेमरेजिक के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से? इंट्रासेल्युलर, इंट्राक्रेनियल, आर्टरी विनस मालफॉर्मेशन और चौथा जो था वो सब अरेक्नोइड हेमरेज। नेक्स्ट इसके आते हैं अपन हेमरेजिक स्ट्रोक की ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। अब बात करें अपन हेमरेजिक की, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस्चेमिक का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई स्टेनोसिस वगैरह हुआ है या नैरोइंग हुई है ब्लड वेसल्स की, उसके कारण होता है। हेमरेज जो होगा उसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी या लीकेज हो जाएगा। तो इसकी ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है, जैसे उसका पहला हाइपोटेंशन था तो इसमें हो सकता है आपका हाइपरटेंशन। ठीक है, पहला इसका ईटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर में आ जाएगा हाइपर टेंशन। दूसरा इसमें आ जाएगा आपका आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन, आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गए आपके 2। तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, तीसरा इसमें आ जाएगा इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अगर किसी प्रकार का कोई इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो रहा है किसी कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी के कारण, तो उसके कारण भी हेमरेजिक अटैक आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट ईटियोलॉजी इसमें आ जाएगी आपकी हेड इंजरी। अगर किसी प्रकार की कोई हेड इंजरी हो रही है, उसके कारण ब्लड वेसल अगर रप्चर हो रही है, तो अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और जो है वो ब्रेन अटैक आने की संभावना रहती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आप क्या लोगे इसमें, जैसे आपके ओबेसिटी आ गई, ठीक है, हैवी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल आ गया, या आप अगर कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हो तो भी जो है वो हेमरेज होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अधिक मात्रा में जो है वो फैटी डाइट अगर ले रहे हो तो उसके कारण भी स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। और नेक्स्ट इसका जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर होगा दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक्सेसिव आप यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हो, तो हेमरेज स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। ये जो अभी यंग जनरेशन जो चल रही है उसमें इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। उनको पता नहीं है, जो एज ऐसी होती है उसमें ये पता नहीं रहता, वो अननेसेसरी उसका यूज़ करते हैं और आगे जाके जो है उसका ड्रॉबैक यही रहता है, हेमरेजिक स्ट्रोक के रूप में रहता है। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन ये है। ठीक है, उसके अलावा किसी प्रकार की कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है किसी प्रकार की कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है या फैटी है पर्सन, तो वो इसके लिए रिस्क फैक्टर का काम करता है। ठीक है, अगर बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की,
तो जैसा मैंने बताया उसमें कि अपना इस्चेमिक में 2 साइन एंड सिम्टम उत्पन्न होते हैं। मेनली पहला जो है वो नंबनेस होगा और दूसरा जो अपना बॉडी का हाफ पार्ट है उसमें क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। लेकिन हेमरेजिक में क्या होगा, इसके साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अलग होंगे। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो आपके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स माने जाते हैं लगभग वही आते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है, एपिस्टेक्सिस हो गया, आपका नंबनेस हो गया, ठीक है, किसी प्रकार का कोई कंट्यूजन हो गया, ठीक है, कंट्यूजन हो गया, या जो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी क्या होता है, इससे अल्टर होने की संभावना रहती है। क्योंकि हेड इंजरी पेशेंट के अगर मान लो कारण हेड इंजरी हो रही है तो मेंटल स्टेटस भी अल्टर्ड हो जाता है। इसके अलावा जो अलग होंगे उसमें आपका जो अपना पेशेंट है उसके फेस, आर्म्स और लेग्स की जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, पैरालिसिस के चांसेस रहते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ बैलेंस रहता है, हेमीप्लेसिया इसमें हो सकता है, क्वाड्रीप्लेसिया इसमें हो सकता है, ठीक है, किसी प्रकार का जो है वो इसमें पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। इसके अलावा एफेजिया और एग्नोसिया होने की संभावना रहती है। जो अपने वर्ड्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो पेशेंट फॉर्मिंग नहीं कर पाता है, जिसको अपन डिसअर्थरिया नाम देते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ जजमेंट हो सकता है, लॉस ऑफ थॉट्स हो सकता है, पेशेंट में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, जितने भी सिम्टम्स हैं वो एक साथ में इसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो इसमें उत्पन्न होते हैं। लॉस ऑफ इमोशन हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी इसमें प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। उसके साइन एंड सिम्टम्स जो है वो इस्चेमिक से अलग हैं। अब बात करते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन की। दोनों का इन्वेस्टिगेशन कॉमन रूप में अपन करेंगे। अगर अपन बात करें इन्वेस्टिगेशंस की तो पहला इसमें आएगा आपका कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा आपका सीटी स्कैन। तीसरा इसमें आपका आ जाएगा इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे। इसके अलावा आप इसमें CSF स्टडी कर सकते हो, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की आप जो है वो स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें MRI परफॉर्म कर सकते हो, कंप्लीट ब्लड जो है वो अपना CBC इसमें कर सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट भी इसमें आप कर सकते हो। कुछ केसेस में पेशेंट की अपन ECG भी करते हैं। अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने की संभावना है तो अपन ECG भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर इन्वेस्टिगेशंस हैं जो अपन ब्रेन स्ट्रोक को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके मैनेजमेंट की तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो इसको अपन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अपन ने इस्चेमिक में पढ़ा था कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहला इसमें अपन क्या दे सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, इसमें क्या करते हैं अपन, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो है वो यूज में लेते हैं, ठीक है, जैसे यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हैं जो अपने ब्रेन को क्या करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी इसमें यूज में ले सकते हैं। दूसरा आ गया एंटीकोएगुलेंट थेरेपी।
जैसे आपका आ गया वारफेरिन, ठीक है। वारफेरिन जो है वो आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। विटामिन के जो है वो इसका एंटीडोट के रूप में अपन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हिपेरिन जो है वो आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। अगला आ गया इसमें एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, जिसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो इसमें अपन यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ गया आपका डायूरेटिक्स। इसमें आप मैनिटोल यूज़ में ले सकते हो या फिर फ्रूसेमाइड या मैनिटोल जो है वो आप डायूरेटिक्स के रूप में यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। अगला इसमें आ जाएगा आपका एंटी प्लेटिलेट थेरेपी। एंटी प्लेटिलेट थेरेपी, इस एंटी प्लेटिलेट थेरेपी में आप एस्पिरिन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एस्पिरिन का यूज़ कर सकते हो या फिर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का इसका यूज़ में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसके मैनेजमेंट के बारे में। कुछ मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जो आपने मुख्य जो ड्रग्स थे उनके बारे में अपने चर्चा कर ली कि भी हाँ ये इस प्रकार के ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अगला अगर अपन बात करें इसकी कि इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की तो नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले जो है वो पेशेंट की कंटिन्यूस वाइटल साइंस चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है इसमें अपन चेंजमेंट अगर करेंगे तो पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हो। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होगा इसमें, ये हो गया आपका लाइफस्टाइल। पहला हो गया लिमिट द सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का जो है वो अपन लिमिट में यूज करेंगे। दूसरा आपका आ जाएगा इनटेक ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस, ठीक है। इनकी जो है वो इनटेक अपन बढ़ा देंगे। तीसरी जो इसमें आएगी एफ का आएगा फाइट फॉर फैट, जो अपनी फैट है उसको अपने को कम करना है, ठीक है। ई का आ जाएगा यहाँ पे एक्सरसाइज, जो है वो डेली पेशेंट को अपन एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करेंगे। एस का यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, एस का यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। टी का यहाँ पे आ जाएगा ट्राई टू क्विट स्मोकिंग, जो अपने स्मोकिंग है उसको अपने को क्विट करना है, ठीक है। वाई का यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आपकी मेडिसिन है उसको आपको डेली लेनी है एज पर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एल का यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑफ वेट, ठीक है। और ई का यहाँ पे आ जाएगा एंड स्टेज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अपने को क्या करना है, अवॉइड करने के लिए जो है वो पेशेंट को तैयार करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट अपन ने पढ़ लिया, नर्सिंग मैनेजमेंट अपन ने पढ़ लिया। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि लाइफस्टाइल का अपने को मॉडिफिकेशन करना है। लाइफस्टाइल में क्या करना है, पहला एल के लिए जो सॉल्ट है उसको अपने को लिमिट करना है। दूसरा आई का अपने को करना है पोटेशियम और कैल्शियम आयंस की इंटेक को अपने को बढ़ाना है। दूसरा अपने को जो फैट है उसके साथ में फाइट करनी है। ई का यहाँ पे हो गया एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करनी है। एस का हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। टी का हो गया यहाँ पे ट्राई टू क्विट स्मोकिंग, और वाई का यहाँ पे हो गया आपका जो आपकी मेडिसिन है वो आपको रेगुलर लेनी है। एल का यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ वेट, और ई का यहाँ पे हो गया जो एंड स्टेज के सिम्टम्स हैं उनका अपने को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।
थैंक यू।